नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी कांग्रेस में टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी कौन ले और कब ले, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। प्रभारी दीपक बावरिया और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान में हार की जिम्मेदारी लेने को लेकर गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकी जा रही है। इसके साथ ही ईवीएम और चुनावी प्रक्रिया को भी कांग्रेस के दिग्गज जिम्मेदार ठहरा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता कब लेंगे हार की जिम्मेदारी और कब लेंगे हार से सबक, इसके अलावा कब तक आखिर आपस में यूं ही लड़ते रहेंगे कांग्रेसी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि आखिर कांग्रेस का अंतर्द्वंद कब समाप्त होगा, कलह कब थमेगी, पार्टी संगठन कब बनेगा, एकजुट कब होंगे और आगे की राजनीतिक जो सियासी सफर है उसको किस तरह से तय किया जाएगा। और कांग्रेस के अंदर अगर ये सब नहीं थम पा रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्या शीर्ष नेतृत्व के बावजूद भी प्रदेश स्तर पर इसको सुधारा जा सकता है। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार विनीत सोनी जी हमारे साथ चर्चा में बने हुए हैं। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा शुरू। कभी अपने आप पे तो कभी हालात पे रोना आया, ये फिल्मी गीत आज प्रदेश कांग्रेस की पीड़ा बयान कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कांग्रेस के मौजूदा हालात पर जो चिंता जाहिर की है उस पर तो फिल्म भी बनाई जा सकती है, क्योंकि फिल्में हमेशा समाज का आईना होती हैं। यहाँ तो फिल्म कांग्रेस का आईना हो सकती है। सचमुच लोगों ने कांग्रेस के किसी नेता को पहले ऐसे बोलते हुए और फिक्रमंद नहीं देखा होगा। प्रदेश विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार पर कुछ नेताओं के अहम और पद जाने की चिंता को कुलदीप शर्मा दुखी मन से इस तरह परिभाषित कर रहे हैं। हम बहुत सी अर्बन सीटों पर हारे हैं, तो उसके महत्व को अगर कांग्रेस आज भी नहीं समझेगी तो फिर समय निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कब्जा नगर निगमों पर, निकायों पर रहता है, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है सिटीज़ में। तो कांग्रेस को स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को या तो खुद ही अपने इस हाल को देखकर कांग्रेस पर तरस खाकर अपने अहम को छोड़कर, प्रतिष्ठा को त्याग कर आपस में बैठकर बात करनी चाहिए। पूर्व स्पीकर कहते हैं बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, वो भी तो नहीं हो रहा। बेशक प्रभारी दीपक बावरिया ने कांग्रेस की हार पर अपनी जिम्मेदारी ली है, उन्होंने इस्तीफे की भी पेशकश की है, लेकिन बाकी बड़े नेता चुप क्यों हैं? क्या उन्हें जिम्मेदारी लेने से अपना पद जाने का खतरा नजर आ रहा है? सब कुछ लुटा के होश में भी नहीं आएंगे। दूसरी बात यह है, ये तो बैठेंगे या नहीं बैठेंगे हरियाणा के लोग। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। कांग्रेस हाईकमांड को सब नेताओं को बुला के बैठाना चाहिए। आफ्टर ऑल 53 स्थानीय निकायों के चुनाव है। कांग्रेस हाईकमांड को इनिशिएटिव लेना चाहिए। साथ ही मैंने सोचा है कि नए साल में मैं एक पत्र कांग्रेस की हाईकमांड को लिखूंगा। गौरतलब है कि हरियाणा में कांग्रेस के हालात इतने निराशाजनक हैं कि आज कुलदीप शर्मा को अपने उन वरिष्ठ नेताओं को सलाह देना और सुनाना पड़ रहा है जो उनसे बहुत सीनियर हैं, पर पार्टी हित में वो बोलने की हिम्मत कर रहे हैं। दुखी पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने तो हाईकमान को भी नसीहत दी है, क्यों नहीं उन्हें साथ जोड़ते जो कांग्रेस की रीढ़ और हमेशा भरोसा रहे हैं। वो क्यों आपको छोड़ गए, सोचा है कभी? कांग्रेस को आगे किस तरह चलना चाहिए और हाईकमान का क्या रोल उसमें है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार याद दिलाना पड़ता है। लेकिन मेरा आह्वान स्थानीय नेताओं से है कि सभी लोगों
प्रत्येक वर्ग के लोगों को, कांग्रेस को जहां किसान वर्ग को साथ लेकर चलना है, वहां वो वर्ग जो सदैव कांग्रेस के साथ रहे, जैसे ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, पंजाबी वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हरिजन हैं, वाल्मीकि हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, यहां से हमें मार पड़ी। करनाल से 4 बार कांग्रेस के सांसद रहे पंडित चिरंजीव लाल शर्मा के पुत्र पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने नए साल में कांग्रेस कर्ताओं को ऑफर किया है, आओ मेरे साथ मिलकर आगे बढ़े। मैं तो कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, कार्यकर्ता साथियों, ये नेताओं का आपसी मिलन पता नहीं कब होगा। आओ हम आपसी मिलन करते हैं, नव वर्ष की को हम अपने नए अंदाज में आगाज करते हैं और कांग्रेस को एक सुदृढ़ ऑर्गेनाइजेशन बनाने। खैर, कांग्रेस की इस हालत में अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक बोल्ड फैसला लिया है। उन्होंने बिना प्रदेश के नेताओं की सलाह के ही दोनों सह प्रभारियों प्रफुल्ल और जितेंद्र बघेल के 5-5 लोकसभा क्षेत्रों की अदला बदली कर दी है। प्रफुल्ल अब अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, हिसार और सिरसा लोकसभा क्षेत्र, जितेंद्र बघेल अब उत्तरी हरियाणा के बजाय अब दक्षिण हरियाणा के 5 लोकसभा क्षेत्रों गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी, रोहतक और सोनीपत को देखेंगे। इसे आप देरी से उठाया गया सही कदम मान सकते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो पार्टी के नेता क्या एकजुट होंगे, बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपसी गुटबाजी से काफी हताश और निराश, और शायद यही एक बड़ी वजह है जो पार्टी परफॉर्मेंस पर भी असर पड़ रहा है। देवेंद्र, अब क्या इनिशिएटिव लिया जाएगा शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, अंदर खाने क्या समाधान निकले जिससे कि कांग्रेस एकजुट हो, उत्साह आए और राजनीतिक डगर और ज्यादा जो कमजोर होती जा रही है वो मजबूत हो, क्या कुछ लग रहा है? देखिए सौरभ, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेताओं में नहीं, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने भी काम किए हैं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनी रही या सत्ता में आए, लेकिन कांग्रेस को चाहने वाले भी हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नेताओं को थी कि हाँ अब सरकार आ रही है, जिस तरीके से तौर तरीके दिख रहे थे, उत्साह दिख रहा था, 60 से 70 सीटें जीतकर दावा हो रहा था सरकार बनाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेसियों में ही मातम की स्थिति नहीं है, उनको इस सदमा नहीं लगा, भविष्य अंधकार में नजर नहीं आ रहा, लोगों में भी जग हसाई हो रही है। कई लोगों को हमदर्दी भी है कि कांग्रेस के साथ जो हुआ, जो कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, कांग्रेस का समर्थन करने वाले लोग हैं, अपनी अपनी वजह है, कोई किसी विचारधारा से प्रेरित होता है, कोई किसी से, राजनीतिक विचारधारा हर व्यक्ति की होती है, लेकिन अब कांग्रेस की जो स्थिति है, गुटबाजी है, एक दूसरे पर लांछन लगाए जा रहे हैं। 3 महीने तो इन्होंने ऐसे ही गुजार दिए, कमेटियां बनी कि हम हारे क्यों, आज तक कोई नतीजा नहीं निकला, ना संगठन बना, ना कुछ सीखे, ना मिल बैठकर आगे की कैसे प्लानिंग हो। इस और ऐसे ही हाईकमान भी मेरे को लगता है निराश है। जिस तरह के अवसर या हालात थे विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने एक तरह से जीती हुई बाजी गवा दी। मतलब देखिए, हाईकमान भी निराश है स्थिति से, और हाईकमान अब ये सोचता है कि सरकार बनती तो ठीक था, लेकिन नहीं बनी तो इसका ठीकरा भी अब यहां प्रदेश के नेताओं पर थोपा जा रहा है, और अब जो हाथ से निकल गया। कांग्रेस हाईकमान ने भी प्रदेश के नेताओं को, मैं प्रभारी, इनको अपने हाल पर छोड़ दिया है कि अब तो बाजी हाथ से निकल गई, अब वो बहुत वक्त है। तो जो निराशा है, जो घोर निराशा नजर आ रही है। राम, आप कुलदीप शर्मा सीनियर लीडर हैं, स्पीकर रहे हैं, 2 बार गन्नौर से लगातार विधायक रहे हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खासम खास रहे हैं, लेकिन आज इशारों में उन्हीं नेताओं पर निशाने साध रहे हैं। उनको लगता है कि इन्हीं की वजह से पार्टी की ये हालत हुई है। हम ही निराश नहीं है, मतलब अपने बारे में कह रहे हैं। वो तो अपने बेटे की लॉन्चिंग, चंद्रकांत पंडित जो उनके बेटे हैं, उनको लोकसभा की टिकट दिलाने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे, उसकी लॉन्चिंग चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस का ऐसा हाल हुआ, बेटे की लॉन्चिंग तो क्या, खुद भी अभी अनिश्चितता के भंवर में फंस गए हैं। तो ये घोर निराशा दिखा रही है कि देखिए, कोई इतना बड़ा नेता
कुलदीप शर्मा देखिए स्पीकर रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के खासम खासे कार्यकारी प्रदेश रहे, लेकिन उनकी देखिए उनकी जरूरत और हिम्मत देखिए लगता है वो दिल से दुखी है। हाईकमान को भी नसीहत दे रहे हैं कि आपने क्या किया, एक एक करके जो मजबूत वर्ग थे, जो आपकी रीढ़ थी, चाहे वो वैश्य समुदाय था, पंजाबी था, जो शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड थे, एक एक करके आपके हाथ से निकलते चले गए और आप कुछ कर नहीं पाए। और आज स्थिति है कि घोर निराशा है, दिल्ली से लेकर हरियाणा तक। ठीक है। और अभी निकाय चुनाव को देकर वो झकझोर रहे हैं कि अब तो कुछ कर लो, जो हो गया हो गया, लेकिन अभी भी मतलब आप देखिए अपने बड़े नेताओं को और हाईकमान को सीख दे रहे हैं एक नेता हरियाणा के। देखते हैं इसका असर क्या होता है। महेश, ये सीख क्या काम आएगी? क्या कुलदीप शर्मा जो कह रहे हैं वो बात हाईकमान मानेगा? और एकजुटता एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए बनी हुई है, क्या एकजुट होंगे कांग्रेस के जो धड़ों में बटे नेता हैं? इस गुहार के बाद क्या लगता है? देखिए, मेरे सहयोगी देवेंद्र कथुरिया यहां निराशा शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कांग्रेस पार्टी आला कमान के लिए। मुझे लगता है कि इस शब्द में अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि निराशा से कहीं ज्यादा बेबसी इस वक्त कांग्रेस पार्टी आला कमान में देखने को मिल रही है। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार एक बात चलती रही कि टिकटों का जो बंटवारा है वो मेरिट के आधार पर होगा। अब ये आखिर में कहा गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 72 टिकटें बांट दी, लेकिन उससे पहले लगातार पूरे चुनावी अभियान के दौरान और यहां तक कि जो चुनावी तैयारियों का वक्त था उस वक्त ये कहा जा रहा था कि एक एजेंसी जो है सर्वे कर रही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की है। फिर ये भी बताया गया कि राहुल गांधी ने 2 अलग अलग एजेंसीज को सर्वे का काम दिया है, जिससे एक एक नेता की जो रेटिंग है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनकी वोटिंग कैपेसिटी है, वोट हासिल करने की कैपेसिटी है, उसका आकलन एनालिटिकली किया जा रहा है। अब कांग्रेस पार्टी आंकड़ों पर काम करेगी। अब विचारधारा जो है सिफारिश वाली खत्म हो रही है कांग्रेस पार्टी में, अब परिवारवाद खत्म हो रहा है। और आपको याद होगा कि ये कहा गया था कि राहुल गांधी की एजेंसीज भी सर्वे कर रही है और राहुल गांधी की फाइनल सहमति, मल्लिकार्जुन खड़गे की फाइनल सहमति के बाद ही टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। उसके बाद भी अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी 72 टिकटें बांट दी और टिकटें अगर गलत बांट दी गई तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे भी उसके लिए जिम्मेदार हैं, फिर राहुल गांधी भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और कुमारी शैलजा को जिस तरीके के हालात का सामना विधानसभा चुनावों के अभियान के दौरान करना पड़ा, उस परिस्थिति के लिए भी कांग्रेस पार्टी आला कमान और खासकर गांधी परिवार बड़ा जिम्मेदार है। बड़ा जिम्मेदार मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुमारी शैलजा की जो निष्ठा है वो सवालों से परे रही है और खासकर कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के प्रति जो निष्ठा कुमारी शैलजा की मानी जाती है वो सवालों से हमेशा परे रही है। किसी भी तरीके के हालात कांग्रेस पार्टी में रहे हो, चाहे पार्टी का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन गांधी परिवार के प्रति जो है कुमारी शैलजा की निष्ठा हमेशा सवालों से परे रही। लेकिन 2 टिकटों को लेकर जो कुमारी शैलजा को सब कुछ झेलना पड़ा, उसके बाद एससी वोटर्स का जो वोटिंग पैटर्न है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला। इन तमाम परिस्थितियों को कांग्रेस पार्टी आलाकमान और खासकर गांधी परिवार जानकर भी अनजान बना हुआ था, देखकर भी उसे अनदेखा कर रहा था और उसी परिस्थिति का नतीजा आज देखने को मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी आलाकमान निराशा से कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि बेबसी की स्थिति का सामना इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विकल्प पार्टी आलाकमान के पास नहीं है और विकल्प नहीं होने की वजह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो चाहेंगे वही करना कांग्रेस पार्टी आलाकमान की मजबूरी है। एकजुटता का जिक्र तो आप जितना भी कीजिए, लेकिन आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भिवानी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे राहुल गांधी और उस वक्त किस तरीके से किरण चौधरी और रावदान सिंह एक दूसरे के सामने उंगलियां करते हुए नजर आ रहे थे और राहुल गांधी दोनों के बीच बैठे हुए थे। इस तरह की परिस्थितियों को अक्सर देख चुके हैं खुद राहुल गांधी, इस तरह की परिस्थितियों को झेल चुके हैं। चाहे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के वक्त को मैं याद करवाऊं, उस वक्त भी तमाम कोशिशें की गई कि नेताओं को एक मंच पर लाया जाए, फोटोएं खिंचवाई जाए, हाथ मिलाए जाए, दिल मिलवाए जाए, लेकिन ना हाथ मिले ना दिल। और परिस्थिति आज भी कमोवेश वैसी की वैसी बनी है, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं है। यहां किसी भी तरीके के बयान दिए जा रहे हों कुलदीप शर्मा की तरफ से, लेकिन मुझे नहीं लगता ना तो पार्टी आलाकमान उनके दिल की आवाज को सुन पाएगी और ना ही कोई परिस्थिति इस वक्त नजर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान कोई बड़ा फैसला ले। और कोई बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी आलाकमान और खासकर गांधी परिवार इसलिए भी नहीं ले सकता क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई दूसरा विकल्प अब तक कांग्रेस पार्टी को हासिल नहीं हुआ है, विकल्प भी नहीं है। और तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के लोग करें तो क्या करें। एकजुटता यक्ष प्रश्न जो है कांग्रेस पार्टी के लिए पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। वीरेंद्र जी,
सवाल कई और जवाब वही कि एकजुटता फिलहाल होती नजर नहीं आ रही जिस तरीके से परिस्थिति कांग्रेस की बनी हुई है। अब सवाल एक बार फिर से वही गहराता जा रहा है कि आखिर कैसे एकजुट होंगे कांग्रेसी? क्या कोई विकल्प निकाला जाए? क्या कोई संजीवनी मिले? क्या कोई खेवनहार बने जो पार्टी संगठन मजबूत हो, पार्टी मजबूत हो, कमबैक करे? कुलदीप शर्मा भी बयान दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो खुद पत्र लिखेंगे इस बाबत की कम से कम बड़े नेता नहीं बैठ सकते, तो चलिए कार्यकर्ता ही आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एकजुट हो जाएं तो कांग्रेस के उत्साह आएगा। साथ ही उन्होंने एक बात, बेहद बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी और प्रदेश स्तर के नेतृत्व को भी इस बात को देखने की जरूरत है कि जो दिग्गज कांग्रेस के नेता थे उन्होंने पार्टी को क्यों छोड़ा, दूसरी पार्टियों को क्यों ज्वाइन किया। तो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल कुलदीप शर्मा खड़े कर रहे हैं और उस पर कहीं ना कहीं अवलोकन करने की जरूरत है प्रदेश स्तर पर, केंद्र स्तर पर। देखिए, कुलदीप शर्मा जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, वो बिल्कुल सही कहा। आम कार्यकर्ता की जो वेदना है उसी को प्रकट किया है। लेकिन एक बात ये नहीं भूलनी चाहिए कि कुलदीप शर्मा ये वही कुलदीप शर्मा है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शान के कसीदे पढ़ा करते थे, तो वो भी गुटबाजी को उस समय बढ़ावा देते थे। हाँ, ये उनको दिव्य ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब वो गनौर से चुनाव हार गए। तो हालांकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा चुनाव वो अपने बेटे चना पंडित को लड़ाना चाहते थे, टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन वहां उस समय जो है यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको दिव्यांशु बुद्धिराजा को टिकट मिल गई। तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से उनकी जो है, आपको याद होगा कि गन्नौर की जनसभा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा ने कुलदीप शर्मा से छोड़ मत जाना, तब अनुमान हो गया था कि दोनों के रिश्ते दूर नहीं है जी। और अब जो कुलदीप शर्मा ने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है, आम कार्यकर्ता की बात कही है। और देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि कुलदीप शर्मा भी एक बार कांग्रेस को छोड़ गए थे। हाँ, उनको कांग्रेस में लाने का श्रेय भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनको न केवल कांग्रेस में लेके आए बल्कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष भी बनवाया। तो देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनके लिए बहुत कुछ किया और उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बहुत कुछ किया। अब दोनों में अब पहले जैसे मधुर संबंध नहीं है। इसका क्या कारण है ये दोनों नेता ही जानते हैं। लेकिन एक बात है कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए उसमें कोई गलत नहीं है। वो देखिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या चाहता है, ये जब नेताओं के आपसी हित टकराते हैं तो इनमें मतभेद पैदा हो जाते हैं। अब चाहे कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला एक ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब इनके आपस में हित टकराएंगे तब भी इनके बीच में वही स्थिति बन जाएगी। तो हालांकि देखिए, अब कांग्रेस के अंदर जो है इसमें क्या विकल्प होना चाहिए। अब चाहे केंद्रीय हाईकमान हो, प्रदेश हाईकमान हो, अब बिल्कुल ठीक कहा कि जीत के तो कई सौदागर हो जाते हैं और हार के लिए कोई लेने नहीं चाहता, हार की जिम्मेदारी नैतिक रूप से कोई लेने को तैयार नहीं है। क्या उदय भान जी को यह कर्तव्य नहीं बनता था कि वो नैतिक अपना जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश तो करते, इस्तीफा ना देते, पेशकश तो करनी चाहिए। अब देखिए, उन्होंने हारने के बाद पूरे हरियाणा में कार्यकर्ताओं की बैठकें नहीं की, मतलब कार्यकर्ताओं से फीडबैक नहीं लिया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, उनने कार्यकर्ताओं से तो कोई पूछा नहीं। शमशेर सिंह गोगी कह रहे हैं यानी कि जो शैलजा गुट के हैं, हमसे कोई राय नहीं ली गई। तो ये मतलब है कि कांग्रेस के अंदर जो ये गुटबाजी है ये रहने वाली है, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। हाँ, अगर अब कुलदीप शर्मा पहल करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पूर्वाग्रह से ऊपर उठकर सभी लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब उनको रणदीप सुरजेवाला से भी बात करनी चाहिए, कुमारी शैलजा से भी बात करनी चाहिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह से भी बात करनी चाहिए। तो एक तरह का एक मंच उनको उन्होंने पेशकश की है, अच्छी बात है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को पत्र लिखने की भी बात कही है, तो उनको रचनात्मक सुझाव देने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि उनका पार्टी में बने रहना भी महत्वपूर्ण है। ये बड़ी बात है कि वो अगर पार्टी में बने रहेंगे तो कांग्रेस का उद्धार हो सकता है, लोगों को उनसे काफी अपेक्षाएं हैं। देवेंद्र, सवाल ये कि हार की जिम्मेदारी आखिर जो दिग्गज नेता हैं वो क्यों नहीं ले रहे हैं, वजह क्या है? देखिए, जहां गलतियां हुई है वैसे उनको मान लेना चाहिए और फिर सबका हाथ पकड़कर आगे चलना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा हो चाहे उदय भान हो, मैंने देखा है इनको ना, दरअसल जैसे दीपक बाबरिया का भी देखो हाईकमान के प्रतिनिधि हैं, उन्होंने माना कि हार के लिए उन्होंने कहा जी मेरा इस्तीफे की जरूरत है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, उनको महसूस भी हुआ। लेकिन कम से कम थोड़ा सा अफसोस जाहिर कर देते कार्यकर्ता कांग्रेस के ये कहते हैं कि बड़े नेताओं की लड़ाई का में हम पिस रहे हैं। ये मैंने कई नेताओं के सुना पानीपत के कि बड़े नेताओं के अहम में उनकी आपसी लड़ाई में हम पिस रहे हैं। सौरभ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट अब आपको बता रहा हूं, कांग्रेस के लिए वो एक और खतरा मंडराने वाला है अगर ऐसा हुआ। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला की मौत के बाद जो उनकी अभी रस्म क्रिया थी, जिस श्रद्धांजलि सभा हुई थी, उसमें टिकैत लोग गए, कोई परिवार के लोग थे। टिकैत ने भी कहा, उनको समझाया कि अब आप एक हो जाओ। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो चले गए, अगर राजनीतिक तौर पर ताकत बनना है आप एक हो जाओ।
और अभय चौटाला ने यह भी कहा है कि अब मेरे पिता तो नहीं रहे, वो तो चले गए, लेकिन मेरे जो बड़े बुजुर्ग जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, मेरा मार्गदर्शन करें। कुछ इस तरह के संकेत है कि इनेलो जेजेपी फिर मिलकर एक हो सकते हैं। जो हो गया सो हो गया, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इनेलो और जेजेपी एकजुट हुए, क्योंकि राजनीति तो उनको भी करनी है और काफी कमजोर है, कुछ ना कुछ तो दाव चलना पड़ेगा। अगर जेजेपी इनेलो मिल जाते हैं तो आप देखिए कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान ये होने वाला है कि जो जाट वोट बैंक है, जो अभी भूपेंद्र हुड्डा के साथ है या कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में भी देखा और विधानसभा में भी देखा, जैसे सरकार आने की बात हो रही थी, एक बड़ा खतरा कांग्रेस के लिए नजर आ रहा है। अगर इनेलो और जेजेपी एक हो जाते तो जो जाट वोट बैंक है उसके सामने एक विकल्प होगा और उस स्थिति में कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा और कमजोर हो सकते हैं। शायद एक नई तीसरी शक्ति इनेलो और जेजेपी बन जाए। इस तरह के कुछ आसार, कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। अब महेश, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है जिसका जिक्र देवेंद्र कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस के लिए आने वाले समय में और विषम परिस्थितियां हो जाएंगी और संकट की घड़ी और ज्यादा बड़ी हो जाएगी? ये कहना गलत नहीं होगा? देखिए, स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात अक्सर कहा करते थे कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा सवाल जो अटपटा लगे उसको लेकर ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो हालात को हम समझ पा रहे हैं, जो पारिवारिक जो इनका एक पृष्ठभूमि का मामला है या कहीं की जो नजदीकी दोस्त है, वो ये जानकारी दे रहे हैं कि दिलों की दूरियां इस कदर बढ़ चुकी हैं कि अब एकजुटता का सवाल ही पैदा नहीं होता। राकेश टिकैत कहीं या कोई भी किसी भी तरह का बयान दे, बादल परिवार की तरफ से भी हो सकता है कि इस तरह की कोई कोशिश की जाए, लेकिन ये कोशिशें सिरे चढ़ेंगी इस बात की संभावनाएं बेहद कम नजर आ रही हैं, क्योंकि जो अंदर की कटुता है वो काफी ज्यादा इस वक्त पहले भी थी, अब भी है, लेकिन चूंकि मौका ऐसा था तो उसे जाहिर नहीं किया गया। लेकिन पारिवारिक एकजुटता को दिखाने की कोशिश कम से कम इस वक्त में तो की गई। नाजुक वक्त था परिवार के लिए, एक तरीके से कह सकते हैं कि सख्ती की स्थिति थी, परिवार के मुखिया अब नहीं रहे, लेकिन एकजुटता की जहां तक बात आ रही है और जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को एक होने की जहां तक बात उठाई जा रही है, तो उसकी संभावनाएं बेहद कम इस वक्त नजर आ रही हैं। लेकिन अगर जैसा कि संभावनाओं की बात हम कर रहे थे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बिल्कुल यह बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि सबसे बड़े वोट बैंक के रूप में अगर कांग्रेस पार्टी के साथ चाहे लोकसभा चुनाव की बात की जाए और चाहे विधानसभा चुनाव की बात की जाए, सबसे बड़ा गारंटी वाला वोट जो माना जा रहा था कांग्रेस पार्टी के पास, वो जाट वोटर का माना जा रहा था। जाट वोटर ने अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज होकर या किसी भी दूसरी परिस्थिति में अगर उनसे मुंह मोड़ लिया तो फिर सीधे रुख करेंगे चौटाला परिवार का। चौटाला परिवार के साथ अगर सिर्फ जाट वोटर भी खड़ा हो जाता है तो पूरी की पूरी पार्टी मजबूती के साथ एक विकल्प के रूप में नजर आएगी। तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर चौटाला परिवार में एकजुटता देखने को मिलेगी तो जाटों का रुझान जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ देखने को मिल रहा था, एक क्षत्रप नजर आ रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के, वो उस ट्रेंड में बदलाव देखने को मिलेगा और जाटों का जो मूड है वो फिर चौटाला परिवार की तरफ हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें निराश किया है। इतनी ज्यादा संभावनाओं के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं पहुंच पाए, अपनी पार्टी की सरकार वो नहीं बना पाए, फ्री हैंड उन्हें दिया गया था, केंद्रीय नेतृत्व ने 72 टिकटें बांटने का मौका उन्हें दिया, ये सब कुछ उन्हें दिया गया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया गया, बावजूद इसके वो सरकार नहीं बना पाए। तो ऐसे में अब हो सकता है कि जाट वोटर्स के मूड में बड़ा यू टर्न देखने को मिले और उन्हें लगे कि अगर हुड्डा नहीं तो चौटाला सही, ये हो सकता है। लेकिन फिलहाल इसकी जो व्यवहारिकता के आधार पर कहूं तो संभावनाएं बेहद कम है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या परिणाम होंगे उसका जिक्र मैंने किया। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जो परिस्थितियां हैं, क्या अब भी समय है भूपेंद्र हुड्डा के लिए कि सही समय पर सही दांव खेल दिया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं संकेत जो मिल रहे हैं वो निराशाजनक मिल रहे हैं और जो संकेत मिल रहे हैं वो कार्यकर्ताओं को भी हतोत्साहित कर रहे हैं। देखिए, एक बात है कि कांग्रेस की स्थिति जो है, जो पहले कांग्रेस दिल्ली में मजबूत हुआ करती थी, उत्तर प्रदेश में थी, पंजाब में थी, आज उसकी हालत क्या है? तो हरियाणा में भी ऐसी हालत हो सकती है। अगर समय रहते कांग्रेस हाईकमान ने सही कदम नहीं उठाए तो ऐसी स्थिति हो सकती है। अब जो है हरियाणा के अंदर जो है विपक्ष का नेता तय करने की बात है। देखिए, कांग्रेस काफी समय ले रही है, अब उसको तय कर देना चाहिए, इधर या उधर तय कर, फैसला तो लेना ही लेना है। तो मतलब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश जाना चाहिए।
अब जिस तरह से प्रभारी जो है 5-5 जिलों के बदले हैं संसदीय क्षेत्रों के, तो उससे भी एक स्पष्ट संदेश क्या है, इस तरह संगठन की घोषणा भी करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं को ये सबक मिलना चाहिए कि पार्टी के लिए सबसे बड़ी ऊपर है। बिल्कुल, पार्टी ऊपर है आपसी स्वार्थ से, और अब पार्टी संगठन को मजबूत करना ही होगा। करो या मरो की स्थिति है। कांग्रेस अब कब जागती है, ये बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और यहां पर रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।